नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। अब जैसे ही ये जानकारी सामने आई, लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर एक छात्र ने आखिर सुसाइड क्यों कर ली। तफ्तीश हुई तो पता चला कि दोस्तों से परेशान होकर के एक छात्र ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। दरअसल छात्र के दोस्त उस पर एक केस में राजीनामे को लेकर के 2 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि छात्र को कोई ब्लैकमेल भी कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक ऐश्वर्य सिंह का अपने दोस्तों के साथ पैसों का विवाद चल रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि दोस्तों ने उसे नशे की जद में ले लिया था और उसी मामले में पैसों को लेकर कुछ झगड़ा भी हुआ था। बताया जा रहा है कि दोस्तों ने अपने किसी रिश्तेदार से दबाव दिलवाकर केस दर्ज करवाया था। और सवाल पुलिस पर भी है कि किसी के दबाव में एक बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया। सवाल पेरेंटिंग को लेकर के भी है। क्या पेरेंट्स को बच्चे की गलत संगति की जानकारी नहीं लगी थी? टीनेजर्स में बच्चों का स्वभाव बदलता है, तो आखिर बच्चों से कैसे पेश आया जाए, यह बाकी पेरेंट्स को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इतना महत्वपूर्ण यह विषय है। इसीलिए हमारी कोशिश यह है कि इस मसले को हम आपके सामने रख सकें और इससे जो बाकी लोग हैं उनको एक बड़ा मैसेज पहुंच सके। लेकिन इस मामले से जुड़े हुए कुछ बयान सामने आए हैं पुलिस के और परिवार के कुछ लोगों का। जरा सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मामला ये था कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी बच्चे की, और वो इस बीच में ब्रह्मपुरी में द बॉयज करके स्नूकर क्लब है, वहाँ पे जाने लग गया था। फिर वहाँ पे जाता था, मेरे को थोड़े टाइम बाद पता चला कि स्नूकर खेलता था। मैं कहा ठीक है, गेम खेल रहा है, कोई बात नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद जब देखा तो उसको उदास उदास रहने लग गया था वो, और डरा सहमा सा रहने लग गया था। 3 तारीख को वेंटिलेटर भी लिया है जिसको, और 6 तारीख को ये खत्म। उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश करी कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तो इसमें ये 7 लोग हैं, जिसमें से विजय यश वैष्णव जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि इंस्टा जब चेक करी गई तो उसमें इस पे चैट निकले, इसमें ये लोग पैसे की डिमांड करते रहते थे। और यश वैष्णव ने कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो क्लियर कट बोल रहा है कि मेरे को आप पैसे दो 2 लाख रुपए, तभी ये केस निपटेगा। मैं तो ये चाहता हूँ साहब मेरे बच्चे को न्याय मिले। 14 साल का बच्चा था और ये पूरा गैंग काम कर रहा है। ऐसे और बच्चे के साथ किसी का ऐसा नहीं हो, उसको बचा लिया जाए। मैं तो इसे ही कह सकता हूँ, मैंने अपना बच्चा खोया और कोई अपना बच्चा नहीं खोया। मुकदमा पहले इस घटना के संबंध में मर्ग दर्ज है 6 तारीख को। उसके उपरांत परिजनों को लगा कि हमारे बच्चे को किसी ने हरासमेंट किया है। उसके अनुसार उन्होंने लिखित रिपोर्ट पेश की थी थाने पे। उसमें प्रकरण दर्ज हो गया 17 तारीख को। क्या आरोप लगाया? उस पर आरोप ये है, कोई स्कूनर खेलने जाता था, वहाँ पे कोई लड़के थे, उन्होंने साथ मेरे को परेशान करते थे, हरासमेंट करते थे। अब उसकी जांच उच्चाधिकारियों के द्वारा, थानाधिकारी के निर्देश में मुझे दी गई है, मेरे द्वारा जांच की जा रही है उसमें। तो ये आपने सुना और इसमें परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे एक गैंग भी काम कर रहा है, ऐसा उनका अंदेशा है। इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है, पुलिस को इसके बारे में जांच करने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे सवालों की फेरिस्त लंबी है और इसी को जरा समझने की और इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर बीएस शेखावत जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बीएस सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शोभा शर्मा जी कार्यक्रम में हैं। शोभा जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ पेरेंटिंग एक्सपर्ट अर्चना शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले राजेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूं। ये आपने स्टेटमेंट भी अभी सुना, हमने अपने सभी दर्शकों को भी सुनाया। जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि बच्चे की को नशे की लत में डालने के लिए एक ऐसे गिरोह एक्टिव हैं जो कि पहले बच्चों को आपके साथ आसपास माहौल में रहेंगे और वो पहले आपके बच्चों को नशे की लत डालेंगे और उसके बाद पैसों का दबाव बनाएंगे। और ये मेंटल प्रेशर पिछले कुछ समय से चल रहा था। वो अलग बात है, हम उस पर भी बात करेंगे कि भाई पेरेंट्स की भूमिका इसमें क्या है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, बच्चों के हाव भाव कैसे पहचाने जाएं। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका है जो बच्चों को नशे की लत में डाल रहा है और उसके बाद में उनको प्रेशराइज करता है? सही है शुभेंदु जी। आजकल समाज में आप ये देखिए, ये नशे का और बच्चों में विशेषकर, और ये बहुत ज्यादा प्रवृत्ति चालू हो गई है। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, जयपुर के आसपास जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहाँ भी बच्चों को इस नशे की प्रवृत्ति चालू हो गई है।
और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि ये बच्चों को लोग थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पहले थोड़ा नशे की आदत डलवाते हैं, फिर ये जब आदत डल जाती है तब यही बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति से चोरी करके, गैंग बना करके, दूसरों को मतलब आप देखिए नुकसान पहुंचा करके पैसा कमा लेके आते हैं और इस नशे को करते हैं। मेरा तो मानना है कि यदि स्कूल के लेवल पे ही इन बच्चों को ये शिक्षा दी जाए, इन पेरेंट्स को ये देखा जाए कि किस संगत में है, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कौन इनको ये नशे की आदत डाल रहा है और कौन इनको नशा उपलब्ध करा रहा है, ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं। आप देखिए नशा कोई सस्ती चीज नहीं है, नशे के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं, ये पैसा जहां से लेके आ रहे हैं या जो इनको उपलब्ध करा रहा है उन पे निगरानी की आवश्यकता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो मेरा तो यह है कि यदि स्कूल लेवल पे वहां पर यदि मालूम पड़ जाए कि कहाँ बच्चे जा रहे हैं, मुझे ज्ञान है कि जयपुर में एक नामी स्कूल की मैं आपको बता रहा हूं, उस नामी स्कूल में एक नामी व्यक्ति का बच्चा दिल्ली से पढ़ने आया, उसके बैग्स को वहां उस स्कूल में चेक करके भेजते थे अंदर, मगर उसके बाद भी ये सूचना आई कि उसके बच्चे के बैग में नशीली वस्तु पकड़ी गई। तब उसके पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने कहा सर हमने बिल्कुल चेक करके भेजा, मगर ये स्कूल के अंदर जो गैंग बना करके दूसरे बच्चे ला रहे हैं, यहाँ तक कि कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स में ये सेवाएं दी जा रही हैं, तो इन पे निगरानी बहुत आवश्यकता है। और जहाँ रही पुलिस की बात, पुलिस यदि नाबालिग बच्चों को पकड़ भी लेती है तो क्या करे, उनको सुधार गृह में डाल सकती है, उनके खिलाफ कोई ऐसा ज्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। मगर जो सप्लाई कर रहे हैं, जो इनको लाके उपलब्ध करा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और ये सख्ती के साथ होना चाहिए, तभी जो बड़ा मैसेज है वो पूरे समाज के अंदर बढ़ सकेगा। बहुत सारे और भी सवाल हैं, पुलिस को लेकर के भी सवाल है, मैं वापस से आऊँगा तो जानूंगा सर, लेकिन मैं शेखावत सर को इसमें जोड़ रहा हूँ। शेखावत सर, हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ बच्चे बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, पहले से ही रहते हैं, लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि तस्वीरें भी, ये तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर ये बच्चा उस नशे, वो जो पॉइजन है, उस जहर की उस शीशी को अपने हाथ में लेकर के काफ़ी देर तक टहलता हुआ दिखाई देता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वो बहुत देर तक जब घूमता रहता है, अपने पेरेंट्स को भी सामने देखता है, और जब देख लेता है तो आखिर में उनको एक मैसेज देता है कि सॉरी पापा, और उसके बाद वो उसको पी लेता है, तो उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यानी कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये ऐसा नहीं कि अचानक से उसने लिया होगा इतना बड़ा कदम, क्योंकि जब बहुत देर तक वो हाथों में ये सब लेकर के बैठा हुआ था और इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा पा रहा था, तो यानी कि उसके मन में चिंता होगी। तो ऑब्जर्व करने के क्या तरीके हैं? अगर कोई बच्चा इतना डिप्रेस्ड है, किसी परेशानी में है, मानसिक तौर पर परेशान है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? कैसे उसको समझा जाए? उसके हाव भाव क्या होते हैं? कैसे उसको पहचाना जाए? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो एज है, एडोलेसेंट एज है, इसमें बच्चे के शरीर में और उसके मन पे बहुत सारे चेंजेज होने लगते हैं, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, बॉडी में हार्मोन चेंज होने लगते हैं, और एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस उम्र में काफ़ी हद तक बहुत होती है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो अपने मित्रों के सबसे ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं, माँ बाप से उतना अच्छा वो घुले मिले नहीं होते, तो इस तरह की घटनाएं होती है। वास्तव में होना तो ये चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के इतना नज़दीक हो कि अगर बच्चे को कोई परेशानी हो तो सबसे पहले वो आकर के अपने पेरेंट्स को या भाई बहनों को किसी को बताए। पर असल में होता ये है कि उसके जो सलाहकार, उसकी जो साथ रहने वाले हैं, वो उन पे ज़्यादा रिलाई करता है, उनके सुझाए मार्ग पे ज़्यादा चलता है। तो ऐसे बच्चे हैं जो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बहुत कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। उस समय उनको समझ नहीं आता कि इस वक्त क्या किया जाए। उसको ये डर भी लगता है कि पेरेंट्स को पता लगेगा तो इसका क्या अंजाम होगा। उसको ये डर भी लगता है कि जैसे इस बच्चे में हुआ है कि दोस्तों का उधार अगर वो नहीं चुका पाया या वो नशे की बात पकड़ी गई तो उसका क्या अंजाम होगा। तो ऐसे में वो एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाता है कि उसको लगता है कि अब इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और रही बात, आपने ये कहा कि ऐसे बच्चों को कैसे पहचाना जाए। एक तो माँ बाप को बच्चों से इस वक्त सबसे ज्यादा मित्रवत रहने की आवश्यकता है। माँ बाप उसके सबसे अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और उसको सही दिशा में गाइडेंस दे सकते हैं।
जबकि असल में होता यह है कि बच्चा अगर माँ बाप से बहुत ज्यादा घुला मिला नहीं है तो वो माँ बाप को हर बात बताता नहीं और वो दोस्तों के प्रभाव में ज्यादा रहता है। और ये जो बच्चे नशे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं, इनमें प्राय कुछ बातें सामने आती है। एक तो ये घर वालों से थोड़ा कटे कटे रहने लगते हैं, थोड़ा गुमसुम रहते हैं। एक निश्चित वक्त पे ये जरूर बाहर जाते हैं क्योंकि वो उनके नशे का टाइम होता है, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। और अगर आपको लगता है कि घर में चीजें गायब होने लगी हैं, बहन की घड़ी नहीं मिल रही है या कोई और सामान नहीं मिल रहा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मदर, बड़ी बहन या पिता उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो क्या खा पी रहा है, किस ढंग से रह रहा है, किन दोस्तों के साथ उठता बैठता है। और कई बार तो अगर वो जो नशे के रोगी होते हैं उनके हाथ पे और होठों पे भी निशान होते हैं। हाँ। पर माँ बाप को ये गिल्ट होती है कि हम बच्चे की जासूसी न करें। ये जासूसी करना नहीं है, वरन उस पर थोड़ा नजर रखने का है। और हो सके तो कुछ समय तक सारे मोबाइल एक तरफ रख के और डिनर के वक्त या किसी दूसरे समय में पूरे घर वाले साथ बैठे। एक फैमिली और टाइम एक होना दूसरे बहुत ज़्यादा को ज़रूरी है, बॉन्डिंग बनना हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ऐसे केसेस में यही दिखाई देता है कि बच्चा जो है वो परिवार से अलग होता चला जाता है। उसके कई कारण हैं, उसमें यही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है परिवार का बच्चों के साथ, और बच्चा जो है अपने आप को अकेला फील करता है, वो अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगता है बतौर अपनी फैमिली के। तो इसलिए आपको अपने बच्चों के मन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए बड़ा भरोसा बनाने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ फ्लैक्सिबल ज़रूर हों। और दूसरी बात, जो बच्चे ये भी कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको भी ये सोचना है कि आपको अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने घर में कोई भी एक शख्स ज़रूर ऐसा बना करके रखें जो आपके बतौर दोस्त की तरह हों, जिनसे आप सारी बात शेयर कर सकें। तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो हल हो सकती हैं, उनका समाधान हो सकता है। मैं इसमें शोभा जी को भी जोड़ रहा हूं। शोभा जी, हम जो डे बाय डे ऐसे केसेस देख रहे हैं, जब कोई भी केस, अगर आपका भी एक लंबा अनुभव है, तो ऐसे केसेस क्या आते हैं और उसमें क्या अक्सर पेरेंट्स का कहना होता है या जो पेशेंट होता है उनकी क्या बातें होती हैं? खास करके जो बच्चे हैं उनके मन में क्या सवाल होता है? भाई, एक हिचक होती है कि पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा, जैसा शेखावत सर कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों में अक्सर इसी बात का डर रहता है कि हमारे अगर पेरेंट्स को पता चल गया हमने जो किया, तो शायद उस डर के कारण वो कभी बताते ही नहीं हैं और उसके बाद वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, कई बार तो जब वो मेरे पास सेशन में होते हैं तो बच्चों की हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि हमारे पेरेंट्स को बाहर भेज दो, हम उनके सामने नहीं बताना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि पेरेंट्स को कभी ये बात आपने बताई, आपने क्यों नहीं बताई? तो हमेशा उनका यही होता है कि पेरेंट्स को हमेशा ये होता है कि अभी सिर्फ तुम पढ़ाई बात करो और कोई बात मत करो। हमारे दिमाग में, कई बार बच्चों के माइंड में, जैसे सर ने भी बताया, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं एडोलसेंस पीरियड में, काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें, अगर हम बच्चों के क्वेश्चन जो है उनका आंसर नहीं देंगे, तो बच्चों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। हमेशा बच्चों की जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई भी, अगर वो सेक्स रिलेटेड भी बात कर रहे हैं या वो कोई रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं या वो पढ़ाई में कम मार्क्स की भी बात कर रहे हैं, यही सारी चीजें होती हैं। या कई बार उनको क्लास में बुली कराया गया है, तो बहुत सारी चीजें होती है। पेरेंट्स का हमेशा कहना होता है आप जस्ट इग्नोर करो, पर पहले पूरी बात सुनो। बच्चे की बात है क्या, उसकी लिमिट है क्या, कहाँ तक दूसरे लोग जो है उसे परेशान कर रहे हैं। तो बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है। कितनी अच्छी बॉन्डिंग होना, कि ताकि बच्चे कुछ भी चीज हो जाए वो आपसे बात जरूर करें, आपसे शेयर जरूर करें, क्योंकि यू आर द बेस्ट। क्योंकि आप एक अच्छी सजेशन दे पाओगे, और बच्चों को क्या मालूम, क्योंकि वो भी तो अपने चैलेंज से गुजर रहे हैं। और इस पीरियड में क्या होता है कि हमेशा जो आपकी जो पीयर प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है कि भाई अगर तुम ग्रुप में शामिल नहीं हुए, तुम गेम नहीं खेलते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम सोशल मीडिया पे नहीं होते, ये एक बहुत ज्यादा एक ऐसा लगता है बच्चे में हीन भाव भी अपने आप में लगती है कि भाई हम नहीं है, पूरी क्लास है और हमारे फ्रेंड्स हैं इस चीज पे। तो हमेशा पेरेंट्स से खुल के बात करें वो, तो ताकि पेरेंट्स समझा सके कि सोशल मीडिया के क्या जो है डिसएडवांटेज हैं और किस तरह से वो जो है हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जी जी, बताइए। पेरेंट्स को ऑब्वियसली टाइम देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट मत करो। जब भी बच्चा झूठ बोल रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है, सहमा हुआ है, आपसे डिस्टेंस चाह रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सवाल है उसके दिमाग में जो आपसे, वो आपको दूर लिए जा रहे हैं। तो हमेशा उस चीज को महसूस करें और रिएक्ट ना करें। एक चीज ये भी जरूर समझ में आती है कि हमेशा आपको एक पेरेंट्स के तौर पर हमेशा, मतलब आप घर में अगर फादर हैं, मदर हैं, तो आपको मदर फादर की जगह आप हमेशा उस रोल में ना रहें, आप एक दोस्त की तरह रहें,
अगर आप कोई गलती भी होगी अगर बच्चे से, तो आप उसको समझा सकते हैं। तो शायद वो समझाना, प्यार से समझाना उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, शायद उस बड़ी घटना से आपके बच्चे को बचा सकता है। मैं इसमें अर्चना जी को भी शामिल कर रहा हूँ। अर्चना जी, पेरेंट्स के लिए बहुत हद तक हिदायत होती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसे अगर केसेस आ रहे हैं या ऐसा अगर संगति में बच्चा आ चुका है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत सारे दर्शक हैं और हर घर के अंदर एक बच्चा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? वो कैसे अपने बच्चों के साथ डील करें? अगर ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं तो लगता है कि बच्चे हाथ से ना निकल जाएं, बहुत ज़्यादा सख्ती कर लें तो भी डर लगता है कि कहीं तब भी बच्चा जो है अब वो पेरेंट्स से दूरी ना बना ले। तो क्या करने की ज़रूरत है? शुभेंदु जी, एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा पेरेंट्स को एक चीज बोलती हूँ, जैसा हमारे सभी साथियों ने भी बोला, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं कि सीधा बच्चे को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और बच्चे को सिखाने का सबसे वाहियात तरीका ये होता है जब पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा करो और ऐसा मत करो, क्योंकि बच्चा इसको अपनी आजादी छीनते हुए देखता है इस तरीके की पेरेंटिंग को। तो जब बच्चे को आप फ्रेंड, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल रोल्स आप प्ले करें, अलग अलग रोल्स में जब आप बच्चे को समझेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, तब ही आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, बताते हैं करो कैसा नहीं करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स होते हैं, लेकिन बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा। बच्चा सीखेगा, वो आपको फॉलो करेगा, वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, मिरर करता है। आप बताइए, जब बच्चा एक छोटा होता है, वो चलना कैसे सीखता है? वो देखता है अपने एनवायरनमेंट में, उसका अनकॉन्शियस देखता है कि ऐसे चला जाता है और वो सीखता है। हम सोचते हैं हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ऐसा नहीं है। उसने अपने आप अडैप्ट किया, उसने सीखा। उसी तरह से अगर आज पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स खुद तो अगर घर में झगड़ा कर रहे हैं या मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह के वो वर्ड्स यूज करते हैं, उसके बाद अगर वो बच्चे को सुधारने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको फॉलो करता है, वो आपको सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा बच्चों के लिए, उसके बाद ही वो बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप मॉडल बनके कनेक्ट करिए अपने बच्चे के साथ। तीसरी चीज, आप अपने बच्चे को एक अश्योरेंस हमेशा दीजिए, और वो अश्योरेंस है कि बेटा, जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती कर लो, सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें माफ कर दूं। ज्यादातर बच्चे जब ट्रैप होते हैं, जैसे इस केस में बच्चे ने जब ये किया, वो फंसा हुआ फील कर रहा था, वो ट्रैप्ड फील कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बहुत आम सा सवाल, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ये आज के समय में हर घर की एक परेशानी है। पेरेंट्स को नहीं समझते हैं। अगर पेरेंट्स बता रहे हैं तो वो अपना तर्क जरूर रखेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो उसमें हमें कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना चाहिए? मुझे लगता है कि इस सवाल का जो जवाब है वो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, बच्चे आजकल काफी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है। हमारे टाइम में ये चीजें इतनी नहीं होती थी, तो आज पेरेंट्स को भी उस हिसाब से उतने ही ट्रेन्ड और लर्नड मोड में रहना पड़ेगा। तो बच्चे को जवाब चाहिए, जैसा कि शोभा जी ने भी बोला था कि बच्चे के माइंड को एक जवाब चाहिए, एक आंसर चाहिए। तो पेरेंट्स अपने आप को इतना स्किल्ड करें, अपने आप को इतना रिसोर्सफुल बनाएं कि वो बच्चे की हर बात का जवाब दे पाए, चाहे फिर वो बात सेक्स से रिलेटेड हो, वो बात कुछ और एडिक्शन से रिलेटेड हो। बच्चा जिस दिन पहली बार कोई एडिक्शन ले तो आके अपने पेरेंट्स को बताए, और वहां पेरेंट्स उसको डांटे नहीं, समझें और उसे बताएं कि बेटा, इस उम्र में ऐसा होने के चांसेस होते हैं, पर ठीक है, हम मिलकर इसको ठीक करेंगे। पेरेंट्स जब भी जवाब देने से बचेंगे, बच्चा कहीं और जाएगा, उसे तो जवाब चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है और इसी के आसपास जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनता है ना। इसी चीज़ से लोग भागते हैं, लेकिन जिस चीज़ से आपको भागना है, भागना नहीं है, आपको समझना है और बड़े अच्छे से आपको बच्चों को भी समझाना है। लेकिन वापस से इस केस पर आते हैं। मैं राजेंद्र त्यागी सर के पास आता हूँ। त्यागी सर, एक चीज़ ये समझने वाली है कि हमने इस केस के अंदर देखा कि पुलिस को ये समझना होगा कि पहले जो बच्चे जिन्होंने दबाव बनाया ऐश्वर्या के ऊपर, तो वो भी पहले से इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस को ये समझना होगा कि आप शिकायत किसके खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना ये आपका दायित्व है ना। ये अगर कोई कंप्लेंट लिखवाने आ रहा है तो ये आप,
लेकिन दूसरी तरफ आपको प्रेशर नहीं करना है ना, ये भी समझने की जरूरत है कि बच्चा ही है, और दूसरी तरफ आपको केस समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जाकर के किसी को भी उसके अगेंस्ट में जाकर के आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया या दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस केस में यही हो रहा था कि पुलिस भी आकर के प्रेशर दे रही थी, तो उसमें जो है बच्चा मुश्किल में आ गया। शुभेंदु जी, ये देखिए, इसमें यदि पुलिस का दबाव था, मैं नहीं मानता हूं कि पुलिस का दबाव डायरेक्ट बच्चे पे था। मेरा ये मानना है कि पुलिस का दबाव इस पेरेंट्स के ऊपर होगा। जो भी मैं मानता हूं कि यदि बच्चा नाबालिग है तो उसको तो न हम थाने पे बुलाते भी नहीं है, न उससे बात करें इस मसले पे। यदि इस केस के बारे में कोई बात हुई होगी तो मेरा मानना है कि इस पेरेंट्स को बुला के इसके बारे में बताया होगा, और पेरेंट्स ने उस केस के बारे में शायद बच्चे को डांटा हो या बच्चे को कुछ कहा हो, तो और या उसको ये बताया कि तूने अब तक नहीं बताया क्या किया। तो यदि ऐसी घटना हुई है तो मेरा मानना है कि पुलिस का दबाव नहीं है। यदि दबाव बना तो पेरेंट्स का दबाव बना होगा। पुलिस डायरेक्ट मेरा नाबालिग बच्चे पे दबाव नहीं बना सकती, और न बनाना चाहिए। यदि बनाया तो बिल्कुल गलत है कि यदि पुलिस ने नाबालिग बच्चे को थाने पे बुलाया, थाने पे बुला के उस पर दबाव डाला, तो यदि ये डाला तो ये तो गलत है। और यदि ऐसे केस में पुलिस या हम ऐसा ही करते थे कि उसके पेरेंट्स को बुला के बताते थे कि भाई आपके बच्चे के खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, इसका क्या मसला है, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद ही कोई, क्योंकि नाबालिग बच्चे पे डायरेक्ट आरोप भी हम नहीं लगाते। हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि पुलिस ने कोई दबाव डाला होगा। पुलिस ने दबाव डाला होगा तो पेरेंट्स पे डाला होगा। और रही पैसे की बात, तो आजकल तो मैं बताऊं आपको, पुलिस पैसे के मामले में नहीं जाती। यदि इसकी तय में जाती तो शायद ये मालूम होता कि ये बच्चे नशे का वो बिजनेस करते हैं। और अगर अभी भी तफ्तीश शुरू कर दी जाए तो शायद एक बड़ा नेक्सस इसमें निकल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तय तक ये जाना बहुत जरूरी है कि ये बच्चे 2 लाख रुपए किस बात की डिमांड कर रहे हैं, किस चीज के लिए पैसा मांग रहे हैं, क्या लिया है और क्या दिया है। यदि इस चीज की सही तरीके से जांच होती तो शायद यदि इसमें ये नशे की बात आती तो पुलिस को उन बच्चों के खिलाफ जो दबाव डाल रहे थे या जो पैसा डिमांड कर रहे थे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इसमें शेखावत सर को जरा जोड़ रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल है शेखावत सर आपसे कि अब ये बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चों में। इससे पहले भी मैं समझ रहा था ये अर्चना जी से कि कैसे ये चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं बतौर एक पेरेंट्स। आपको ये आज के समय में क्लासेस में देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खास करके होता है, बुली करना, ना परेशान करना, थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसी अगर चीज़ें हो रही हैं तो बतौर एक पेरेंट क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, क्या करने की ज़रूरत है, उस वक्त क्या करना चाहिए? स्कूल से कम्युनिकेट करें या क्या पुलिस में जा करके कंप्लेंट करें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा आपको अपना मित्र समझे, आप अपना संरक्षक समझे, और जब भी उसको कोई परेशानी हो तो वो सबसे पहले आपके पास आए सलाह के लिए, न कि वो सलाह के लिए किसी और के पास जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे से नियमित रूप से संवाद किया जाए। पेरेंट्स में से मदर, फादर, बड़े भाई बहन सब उससे रोज आपस में एक दूसरे से बात करें कि आज का दिन कैसा बीता, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या पढ़ा, कहाँ गए, किससे मिले। तो बच्चा धीरे धीरे खुल जाता है और अपनी बात जो है वो शेयर करने लगता है। अगर इस तरह की बात हो तो प्रारंभ से ही हमको पता लग जाता है कि बच्चा इस तरफ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चे को ये भय नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बात गलत हो भी गई तो सब उस पर बरस पड़ेंगे। तो यानी कि मुझे लगता है सर ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं और हमने ये वो आम पॉइंट्स छुए हैं, उनके जवाब हमने जाने हैं जो अक्सर आम लोगों की जिंदगी में होता है। एक आम पेरेंट्स के सामने यही चैलेंजेस आते हैं और हमारी कोशिश यही थी कि हम इन सभी सवालों का जवाब तलाशें। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।